नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य हिंदी। ठीक है दोस्तों, सामान्य हिंदी से बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम 30 क्वेश्चंस करा चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वो पार्ट भी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसमें भी 30 क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि सभी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो ये टेस्ट रहेगा, आप लोग चेक कीजिएगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से अच्छी चल रही है दोस्तों। ठीक है, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपने इनमें से कितने सही किए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस या फिर किसी अदर पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सुपर टेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, ऐसा सेट बनाया हुआ है मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, कितने सही किए इनमें से वो भी कमेंट करें दोस्तों, ईमानदारी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं, निम्न में से नासिकीय वर्ण कौन सा है। तो नासिकीय वर्ण वो पूछा है। नासिकीय वर्ण कौन से होते हैं? वे वर्ण होते हैं जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं दोस्तों। उनका जो स्वर होता है वो नाक से निकलता है दोस्तों। ठीक है, नाक के द्वारा, तो वो नासिकीय होते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका शा, ऑप्शन बी है या, और ऑप्शन सी है गा, और ऑप्शन डी है जा। तो आप अपना ऑप्शन चूज़ करें, कौन सा ऑप्शन सही होगा, नासिकीय वर्ण कौन सा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, या जो होता है हमारा, ये हमारा या जो होता है ये नासिकीय वर्ण होता है दोस्तों। कैसा होता है? नासिकीय वर्ण। और शय हमारा ऊष्म व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, और ग और जय ये हमारे स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है दोस्तों। य र ल और व ये किस वर्ग के व्यंजन है? ऑप्शन ए है तालब्य, ऑप्शन बी है ऊष्म, ऑप्शन सी है अंतस्थ, और ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 2 के लिए। ये रेलेव किस वर्ग के व्यंजन है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ये। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी से एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे शुद्ध वर्तनी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें। ऑप्शन ए है सन्यासी, ऑप्शन बी है सन्यासी, ऑप्शन सी है सनी यासी, और ऑप्शन डी है सन्यासी। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें कि चारों में से कौन सा शुद्ध शब्द है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सन्यासी। ठीक है, ये हमारा शुद्ध शब्द होगा दोस्तों। ठीक है, बाकी तीनों शुद्ध नहीं है। सन्यासी जब हम लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, सन्यासी, ऊपर अंकी बिंदी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है कुमुदनी, ऑप्शन बी है कुमुदुनी, और ऑप्शन सी है कुमुदीनी। ठीक है, और ऑप्शन डी है कुमुदनी। ठीक है, कुमुदनी। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, कुमुदनी शब्द कौन सा ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। ठीक है, कुमुदनी, कुमुदिनी। ठीक है दोस्तों, कुमुदनी ये सही शब्द होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा प्रश्न नंबर 4 के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आपका ऑप्शन है प्र, ऑप्शन बी है परा, और ऑप्शन सी है परी, या ऑप्शन डी है प्रति। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 5 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रति। ठीक है दोस्तों, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं?
उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्दांश के आगे जोड़े जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और प्रत्यय पीछे लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, समास का शाब्दिक अर्थ है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है संक्षेप, ऑप्शन बी है विस्तार, ऑप्शन सी है विग्रह और ऑप्शन डी है विच्छेद। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 6 के लिए। समास का शाब्दिक अर्थ है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? ठीक है, प्रश्न नंबर 6 के लिए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए संक्षेप। ठीक है दोस्तों, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप होता है, क्योंकि समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या किया जाता है? संक्षिप्तीकरण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है मनचाहा में कौन सा समास है? मनचाहा में कौन सा समास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समास से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे परीक्षाओं में। तो ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 7 के लिए। मनचाहा में कौन सा समास है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर मनचाहा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 के लिए। ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष समास है क्योंकि इसमें कर्ण कारक विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या है? मन चाहा, तो मन से चाहा। ठीक है, मन से चाहा, तो से शब्द का से जो शब्द है से का इसमें लोप हो रहा है दोस्तों। ठीक है, कर्ण कारक है ये। ठीक है, तो ये कर्ण तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति पूछा है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 8 के लिए। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं शब्दों के? तो यहाँ पर 4 भेद होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से होते हैं? वह होते हैं आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तत्सम वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों यूज हो रहे हैं। ठीक है, तद्भव जिनका थोड़ा सा मतलब उनको बदल के यूज़ किया जा रहा है। देशज जो क्षेत्रीय भाषा के होते हैं, और विदेशज शब्द वे होते हैं जो दूसरी भाषा से हों या विदेशी हों। ठीक है दोस्तों, दूसरी भाषा से लिए गए हों, विदेशों से। ठीक है दोस्तों, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आपके 4 होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो एक लाइक तो बनता है और एक शेयर भी बनता है दोस्तों। ठीक है, और चैनल पे नए हैं, अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। निम्न में कौन सा देशज शब्द है? तो ये पूछा है इसमें, निम्न में कौन सा देशज शब्द है? ठीक है, ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है प्रार्थना, ऑप्शन सी है खेत और ऑप्शन डी है लोटा। तो आपको अपना ऑप्शन चूज करना है कि देशज शब्द पूछा है इसमें। ठीक है दोस्तों, 9 क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोटा। ठीक है, लोटा जो होता है वो देशज शब्द है। ठीक है दोस्तों, कैसा शब्द है? देशज। देशज का मतलब होता है देश में जन्मा। ठीक है, देश में बना हुआ। ऐसे शब्द होते हैं देशज जो क्षेत्रीय भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में हमारे आसपास की भाषा होती है, आप थोड़े से आगे जाएंगे तो वहाँ की भाषा अलग मिलेगी, है ना। दूसरी जगह थोड़ा इधर आएंगे तो थोड़ी उसकी भाषा अलग मिलेगी। तो सभी की स्थानीय भाषाएँ अलग अलग होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो स्थानीय भाषा में यूज़ किए होते हैं दोस्तों, प्रयुक्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। मजिस्ट्रेट शब्द है, तो मजिस्ट्रेट शब्द किसका है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 10 के लिए। मजिस्ट्रेट शब्द है कैसा शब्द है?
तो ये आपका विदेशज शब्द है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है? विदेशज, ठीक है, विदेश से आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वे शब्द जिन्हें विदेश से लाया गया है, जो विदेशी भाषा के हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, विदेशज कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, चीनी हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, अंग्रेजी हो गया, ऐसे शब्द होते हैं, वो सब विदेशज कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 10 के लिए, प्रश्न नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर रूढ़ शब्द पूछा गया है, तो निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है मलयज, ऑप्शन बी है जलज, ऑप्शन सी है पंकज और ऑप्शन डी है वैभव। ठीक है, तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 11 के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वैभव। ठीक है, वैभव है रूट शब्द। कौन सा है? वैभव। ठीक है, रूट शब्द क्या होते हैं? रूट शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े ना करे जा सकें। ठीक है दोस्तों, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले। ठीक है दोस्तों, ऐसे शब्द कैसे होते हैं? वो रूट शब्द होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? रूट शब्द होते हैं। जैसे हमारा हाथी हो गया, अगर इसके टुकड़े करोगे तो हा और थी, कोई अर्थ निकला? नहीं निकला, तो ये रूट शब्द हो गया। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे होते हैं, खाना हो गया, है ना, पीना हो गया, तोता हो गया, ये सब रूट शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, संकर शब्द का अर्थ है। तो संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है तत्सम शब्द, ऑप्शन बी है देशज, ऑप्शन सी है विदेशज, या ऑप्शन डी है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ठीक है, तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 12 के लिए। ठीक है दोस्तों, संकर शब्द का अर्थ पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। ठीक है दोस्तों, रेलगाड़ी शब्द है। अब ये रेल जो है, ये रेल कैसी भाषा का शब्द है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो दो भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द संकर शब्द कहलाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो यहाँ पर पूछा है कौन सा शब्द बहुवचन है। ठीक है, ऑप्शन ए है माता, ऑप्शन बी होना चाहिए, यहाँ पर गलत टाइप हो गया, ऑप्शन बी है प्राण, ऑप्शन सी है लड़का और ऑप्शन डी है किताब। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 13 के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुवचन पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राण। ठीक है, प्राण जो होता है ये बहुवचन में प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे प्राण निकल गए, ऐसे कभी सुना है कि प्राण निकल गया? नहीं ना, तो प्राण निकल गए, तो ये कैसा शब्द है? ये बहुवचन शब्द है। ठीक है दोस्तों, किताब, माता, लड़का, ये सब एक वचन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। कारक के भेद, कितने भेद होते हैं? तो कारक कितने प्रकार के होते हैं हमारे? कारक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 10। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 14 के लिए, कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 8 प्रकार के। कारक कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, और लास्ट होता है संबोधन कारक। ठीक है दोस्तों, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, ये हमारे 8 प्रकार के कारक होते हैं दोस्तों हिंदी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो भारतीय शब्द का बहुवचन पूछा है, ऑप्शन ए है भारतीयों, ऑप्शन ए है भारतीयों और ऑप्शन सी है भारतीयों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 15 के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतीयों, ये बहुवचन है। ठीक है दोस्तों, भारतीय का बहुवचन क्या होगा? भारतीयों। ठीक है दोस्तों, भारतीयों। ठीक है, भार बड़ी की मात्रा और यूं, भारतीयों। ठीक है, ये बहुवचन हो जाएगा, ओम वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तीनों बाकी गलत, दोनों इसमें तो भी पूछा है, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों गलत हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए
कुछ देर पहले मैंने बताया था, से या के लिए। ठीक है, तो के लिए किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है संप्रदान, ऑप्शन सी है संबंध और ऑप्शन डी है अपादान। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 16 के लिए। के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो ये आपका संप्रदान के लिए। ठीक है, किसके लिए? संप्रदान के लिए। तो ये संप्रदान यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संप्रदान। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। के लिए किस कारक चिन्ह है? तो ये संप्रदान कारक का चिन्ह है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। असुर का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पूछा है असुर का पर्यायवाची शब्द पूछा है दोस्तों। ठीक है, किसका पूछा है? असुर का। ठीक है, ऑप्शन ए है सुधा, ऑप्शन बी है चक्षु और ऑप्शन सी है दानव और ऑप्शन डी है घोटक। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 17 के लिए। असुर का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दानव। ठीक है, असुर का पर्यायवाची दानव होगा दोस्तों। ठीक है, सुधा किसका पर्यायवाची है? तो सुधा होता है आपका अमृत का। किसका होता है? अमृत का। ठीक है, चक्षु किसका है? चक्षु होता है आँख का। किसका होता है? आँख। ठीक है दोस्तों, और घोटक घोटक होता है घोड़े का। ठीक है दोस्तों, घोटक अश्व या घोड़े का होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। विस्तार का विलोम शब्द है। तो विस्तार का विलोम शब्द पूछा है, ऑप्शन ए है लघु, ऑप्शन बी है छोटा, ऑप्शन सी है सूक्ष्म या ऑप्शन डी है संक्षेप। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 18 के लिए। विस्तार का विलोम शब्द है, तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संक्षेप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संक्षेप। संक्षेप जो होता है वो विस्तार का विलोम शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ नहीं है पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है सुमन, ऑप्शन बी है कुसुम, ऑप्शन सी है पुष्प और ऑप्शन डी है वसुंधरा। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 19 के लिए। नहीं पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वसुंधरा। वसुंधरा जो पर्यायवाची होता है ये हमारा पृथ्वी का होता है दोस्तों। किसका होता है? पृथ्वी का। ठीक है, किसका होता है? पृथ्वी का। और ये सुमन, कुसुम और पुष्प ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों फूल के पर्यायवाची हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। लंबोदर में कौन सा समास है? तो यहाँ पूछा है लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर। ठीक है, ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 20 के लिए। ठीक है दोस्तों, और ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इनमें से कितने सही किए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20 के लिए आप अपना ऑप्शन चूज कर ही लिया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि। कौन सा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, लंबोदर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है। ठीक है दोस्तों, लंबोदर का मतलब लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश जी। ठीक है दोस्तों, बहुव्रीहि समास कौन से होते हैं? तो बहुव्रीहि समास वो होते हैं जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब इसमें लंबोदर है तो इसमें कोई पद जो है कोई पद प्रधान नहीं है, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे लंबा है उधर जिसका यानी कि गणेश जी, तो तीसरे की तरफ इशारा करके बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। देवासुर में कौन सा समास है? ऑप्शन हैं आपके द्विगु, ऑप्शन बी है अव्ययभाव, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 21 के लिए। देवासुर में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, देवासुर, देवा और असुर मतलब इनमें विलोम शब्द है, उल्टा है, विपरीत है। देव मतलब देवता और सुर माने असुर मित्र राक्षस होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द बताना है दोस्तों। ठीक है, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है यज्ञ, अज्ञ,
दूसरा है सर्वज्ञ, और तीसरा है विशेषज्ञ, और ऑप्शन डी है आपका कृतज्ञ। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 22 के लिए, जो सब कुछ जानता हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, सर्वज्ञ। ठीक है दोस्तों, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या बोलेंगे हम, सर्वज्ञ बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, सर्वज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। गुरु गोविंद दो खड़े, खाली जगह लागू पाएँ। तो इसमें पूछा है खाली जगह में क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो गुरु गोविंद दो खड़े, ऑप्शन ए है काके, ऑप्शन बी है वाके, ऑप्शन सी है ताके, और ऑप्शन डी है सबके। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें, खाली जगह में क्या आएगा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाएँ। ठीक है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काके लागू पाएँ। तो काके इस खाली जगह में आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। अंधे की लाठी का अर्थ है। तो ये मुहावरा है, बहुत ही फेमस मुहावरा है। अंधे की लाठी का अर्थ है, ऑप्शन ए है गंवार व्यक्ति, ऑप्शन बी है अनपढ़ व्यक्ति, ऑप्शन सी है एकमात्र सहारा, और ऑप्शन डी है बिल्कुल असमर्थ होना। ठीक है, तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 24 के लिए। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 24 का बताओ, जल्दी बताओ, आई होप आपने गैस कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। संचारी भावों की संख्या होती है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 16, और ऑप्शन डी है 99। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 25 के लिए। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो वो होती है आपकी 33। ठीक है, कितनी होती है दोस्तों, 33। कितनी होती है, 33। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, स्थायी भावों की संख्या होती है 9। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। काली घटा का घमंड घटा, प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कई बार रिपीट, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो काली घटा का घमंड घटा, प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा समा अलंकार है। ऑप्शन ए है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी है यमक अलंकार, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा अलंकार, और ऑप्शन डी है उपमा अलंकार। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 26 के लिए। ठीक है दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा। तो आपका यहाँ पर यमक अलंकार होगा। कौन सा होगा, यमक अलंकार। ठीक है दोस्तों, यमक अलंकार इसमें होगा, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है दोस्तों, यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार होता है जब काव्य में एक ही शब्द बार बार आए। ठीक है दोस्तों, एक ही शब्द बार बार आए परंतु उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, मतलब अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। सिंपल, बहुत ही ईजी है, याद रखने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जब शब्द बार बार आए, ठीक है, वर्ड नहीं शब्द। ठीक है, जब कोई शब्द बार बार रिपीट हो और उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, अलग हो, तो यमक अलंकार होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पर है काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा जो शब्द है वो 2 बार आया है दोस्तों, 2 बार रिपीट हुआ है, और दोनों ही बार इनका अर्थ अलग है। पहली बार में जो घटा का अर्थ है उसका अर्थ है छाए हुए बादल। घटा, काली घटा जो बोलते हैं ना, काली घटा घर के आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो वो हो गया पहली बार का अर्थ, पहली घटा का अर्थ हो गया छाए हुए बादल। और दूसरी घटा का जो अर्थ हुआ, दूसरी घटा का हुआ कम होना, घटना। ठीक है दोस्तों, कम होना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये आपका यमक अलंकार हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ शत्रु का पर्यायवाची शब्द पूछा है। ऑप्शन ए है सागर, ऑप्शन बी है अरि, और ऑप्शन सी है अनुज, और ऑप्शन डी है सखा। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 27 के लिए। प्रश्न नंबर 27 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अरि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अरि। तो शत्रु का जो पर्यायवाची होता है वो अरि होता है दोस्तों। ठीक है, और सागर, सागर समुद्र का होता है आपका। ठीक है दोस्तों, और सखा मित्र का होता है, और अनुज जो होता है वो भाई का होता है। ठीक है, आई होप सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। ठीक है, सागर जो होता है ये समुद्र का पर्यायवाची है, और अनुज भाई का, और सखा मित्र का, और अरि शत्रु का। ठीक है दोस्तों, किसका है, शत्रु का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी वर्ण कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 44। तो आप अपना ऑप्शन चूज़ करें प्रश्न नंबर 28 के लिए। हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी वर्ण कितने होते हैं? तो आपके 25 स्पर्शी वर्ण होते हैं दोस्तों, का से मा तक। ठीक है दोस्तों, का से लेके मा तक के सभी स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो आपका वर्ग होता है ना, क चट तप, का वर्ग है ना, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ये जितने भी वर्ग होते हैं वो सभी स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं आपके वर्णमाला में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। का वर्ग का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए है दंत, ऑप्शन बी है तालव्य, ऑप्शन सी है कंठ और ऑप्शन डी है ओष्ठ। का वर्ग का उच्चारण स्थान, वर्ग जो होते हैं कचट तब वाले, का वर्ग का वर्ग के अंतर्गत का खा गा घा यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कंठ। का वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है दोस्तों, कंठ से बोले जाते हैं वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 11। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना ऑप्शन चूज़ करें प्रश्न नंबर 30 के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और अगर इस तरीके से पूछा जाए क्वेश्चन कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप 13 बताएंगे दोस्तों। ठीक है, 2 और जुड़ जाते हैं जो आपके अंग और अंगा जो होते हैं। ठीक है, वो ऐसे वर्ण हैं ना तो वो स्वर हैं ना ही व्यंजन हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पढ़ते ज़रूर रहिए। ठीक है दोस्तों।